हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। माय नेम इज डिम्पल नानकानी और हम अपने एग्रीकल्चर की सीरीज कंटिन्यू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है इन दी एग्रीकल्चर पोर्शन। ये पूरा जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी सीरीज विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। लेट अस कंटिन्यू, दिस इज 32nd लेक्चर फॉर टुडे। तो आई विल बिगिन दी बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अभी काफी फोकस है आपकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आपके यूपीएससी भी इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको पता होना चाहिए, एग्रो फॉरेस्ट्री, वाटर सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग, ये सब आप कॉन्टूर फार्मिंग, फ्लोटिंग फार्मिंग, पर्माकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो हम इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो हम लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी क्या? जब आप ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करना चाहते हो, आप फर्टिलाइजर पे कम बर्डन रखना चाहते हैं और आप ऑर्गेनिक मैन्योर को प्रमोट करना चाहते हैं। सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफी अच्छे से प्रमोट किया है। नियरली 66,000 फार्मर्स फैमिलीज हैव बीन बेनिफिटेड। इसका काफी एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पता होना चाहिए। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स वर्मी कंपोस्टिंग, ग्रीन लीफ का मैन्योर, क्रॉप रोटेशन, यू टॉक अबाउट बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट, कैसे आपका कोई प्लांट किसी पेस्ट को रोक सकता है। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स ना लगा के प्लांट से ही मदद से आप पेस्टिसाइड्स को रोकें। एनिमल हस्बेंड्री, दैट इज कि नॉट ओनली जस्ट अबाउट योर क्रॉप्स बट ऑल्सो एनिमल हस्बेंड्री। बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करें, बायो मैन्योर को यूज करें। तो इसका ये मतलब है, जब हम इन मैन्योर्स की बात करते हैं, नेचुरल मैन्योर की बात करते हैं, यानी हम फर्टिलाइजर्स को कम यूज करें, कम यूज करें। क्या हम फर्टिलाइजर को एलिमिनेट कर सकते हैं? क्या हम पेस्टिसाइड्स को एलिमिनेट कर सकते हैं? नो, हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हम उनका यूज कम कर सकते हैं। तो क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग? ये कल्टिवेट करना चाहती है लैंड को और सॉइल को अलाइव रखना चाहती है। किसकी मदद से? ऑर्गेनिक वेस्ट की मदद से। सो यू वांट टू कल्टिवेट देम विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। रिड्यूस करेगा न्यूट्रिएंट्स, इको फ्रेंडली पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। यूएसडीए भी कहता है कि अवॉइड करो और लार्जली एक्सक्लूड करो, लार्जली एक्सक्लूड करो, एलिमिनेट नहीं हो पाएगा सिंथेटिक इनपुट्स को, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, हार्मोन्स, फीड एडिटिव्स पे। क्रॉप रेसिड्यू को भी यूज करें, एनिमल मैन्योर को यूज करें। तो कई बार आपके यूपीएससी में एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाएगा फर्टिलाइजर्स का, सिंथेटिक इनपुट का। नो, लार्जली रिड्यूस हो सकता है बट कंप्लीट एलिमिनेट करना काफी डिफिकल्ट टास्क है। तो पहली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या करना चाहते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज करना चाहते हैं, बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, ग्रीन मैन्योर को यूज करना चाहते हैं। दिस इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है और एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? जैसे आपको नाम बताता है एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री। तो यू डोंट सिंपली गो फॉर मेकिंग कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स, आप एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। आप एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ आप फॉरेस्ट को ग्रो करते हैं। तो एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री, यानी यू कंबाइन द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, you combine the tree crops, you combine the forest plant and you grow them simultaneously, right? So this is your agricultural forestry. इसमें क्या होता है? आप ट्रीज को रेज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को रेज कर सकते हैं सेम लैंड पे, एंड दिस इज इन क्लोज एसोसिएशन विद ऑल द अदर लैंड वेस्ट। तो ट्रीज प्लस क्रॉप्स सेम लैंड पे ग्रो करते हैं, उनका क्लोज एसोसिएशन होता है ताकि पूरा लैंड जो है वो अच्छे से यूटिलाइज हो और वो वेस्टेज नहीं। दिस इज व्हाट इज योर एग्रो फॉरेस्ट्री। पूरे लैंड को यूटिलाइज करना चाहते हैं और ऐसा कॉम्बिनेशन लाना चाहते हैं ट्री प्लस क्रॉप्स का। यानी इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें सिल्वी कल्चर हो सकता है, सिल्वी कल्चर इज अबाउट फॉरेस्ट्री। हॉर्टिकल्चर हो सकता है, वेजिटेबल प्लांट्स फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है, जिसके कारण फार्मर को क्या मिलेगा? फूड मिलेगा हॉर्टिकल्चर से, पाउडर मिलेगा हॉर्टिकल्चर से, आपका फ्यूल मिलेगा आपके प्लांट से, फ्रूट्स मिलेंगे हॉर्टिकल्चर से, टिम्बर मिलेगा तो आपको, और एनिमल हस्बेंड्री से आपको मिल्क वगैरह भी मिल सकता है। तो क्योंकि आप इतना कुछ एक साथ करते हैं तो आपका लैंड जो है वो कम वेस्ट होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो हैं जो कि आप ग्रो कर सकते हैं ट्रीज की, विच इज यूकेलिप्टस, पॉपुलर, काउजेरिनास, यही आपके यूज हुए हैं फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या ये सबसे बेस्ट ट्रीज हैं? इस पे अभी भी डिबेट चल रहा है। So यूकेलिप्टस, काउजेरिनास एंड पॉपुलर हैज बीन यूज्ड। वुड इज मेनली यूज्ड फॉर फ्यूल वुड। फ्यूल वुड से आप वुड को यूज करते हैं, प्लाईवुड, पल्प, पेपर मैचिंग, इन सब से आपका वुड को यूज किया जाता है। एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री।
एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर प्लस ट्रीज, क्रॉप्स प्लस ट्रीज फॉर द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड। कौन से ट्रीज यूज होते हैं और किस लिए यूज होते हैं? तो वुड को आप किस लिए यूज करते हो? फ्यूल के लिए, प्लाईवुड के लिए, मैचस्टिक्स के लिए, पल्प मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और बाकी आपका एग्रीकल्चर तो आप जानते ही हैं, मैन्योर वगैरह के लिए यूज होता है आपका। इट इज ऑल्सो यूज फॉर दी एनिमल हस्बेंड्री एंड ऑल्सो फॉर फूड सिक्योरिटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वॉज एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री देखिए। जो नेचुरल फार्मिंग होती है इसमें हम नेचुरल प्रैक्टिसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि आप सॉइल को वैसे ही रखो जैसे है, सॉइल को बहुत ज्यादा प्लाउ मत करो, सॉइल को बहुत ज्यादा टर्न मत करो, सॉइल को बहुत ज्यादा टिल मत करो। उसके ऊपर सॉइल के ऊपर एक लेयर बना के रखो, मल्च की, स्ट्रॉ की, क्रॉप्स की, ताकि उससे आपका जो सॉइल का मॉइस्चर है वो प्रोटेक्ट है। तो नेचुरल फार्मिंग में क्या करते हैं, आप नेचुरल प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं। जैसे कि सॉइल को बहुत डिस्टर्ब नहीं करते, क्रॉप को बहुत डिस्टर्ब नहीं करते, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स नहीं लगाते। आप वो फार्मिंग करते हो जो नेचर रिस्पेक्ट हो। अगर हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन देखें, कोई भी चीज में जब इंटेंसिफिकेशन लग जाता है, इसका ये मतलब होता है कि आप कम यूज करना चाहते हो इनपुट्स को, आपके इनपुट्स यूज कम होंगे। जैसे कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में क्या होगा, इनपुट यूज लाइक वाटर विल बी लेस, इनपुट यूज लाइक सीड्स विल बी लेस। यू कैन नॉट एलिमिनेट इनपुट्स बट कम कर सकते हो। तो कम सीड्स यूज करोगे, कम वाटर यूज करोगे, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ये होगा कि राइस कल्टिवेट करने के लिए कैसे आप इनपुट को एफिशिएंट यूज कर सकते हो, इनपुट को मिनिमाइज कर सकते हो। सेम ऐसे ही प्रिसिशन फार्मिंग होता है। प्रिसिशन फार्मिंग का एक मतलब ये होता है कि आप प्रिसाइसली सारी क्वांटिटीज में डालोगे चीजें। प्रिसाइसली आपको पता है कि 10 किलोग्राम बनाने के लिए राइस को या राइस कल्टीवेशन को आपको 2 केजी का फर्टिलाइजर लगेगा या 1.2 केजी का पेस्टिसाइड लगेगा। यानी आपने प्रिसाइसली इनपुट्स की क्वालिटी को देख लिया, क्वांटिटी को देख लिया और आप प्रिसाइज तरीके से इसमें डाल रहे हो। प्रिसिशन फार्मिंग का फायदा क्या है कि जितना इनपुट्स आपको चाहिए क्रॉप के लिए इतना तो क्रॉप इनपुट ले लेगा, तो वेस्टेज कम होगा। दूसरा, कई बार हमारे अंदर ये टेंडेंसी होती है जितना पानी गया उतना अच्छा, जितना फर्टिलाइजर गया उतना अच्छा। तो ये जो टेंडेंसी होती है, ये टेंडेंसी हमारे नेचर को पोल्यूट करती है, लेक्स को पोल्यूट करती है, लैंड को पोल्यूट करती है, हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस लाई है, दैट इज द प्रिसिशन फार्मिंग। कई सारे नाम से ही आपको समझ आ जाएंगे। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का मतलब इंटेंसिफिकेशन, कोई भी चीज का इनपुट को आप मिनिमाइज करते हो और आप एफिशिएंट यूज करते हो। सिमिलरली प्रिसाइज क्वांटिटी को पता करते हो प्रिसिशन फार्मिंग। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को और डिटेल में देखने वाले हैं, तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। क्रॉप रोटेशन और इंटर क्रॉपिंग, हम क्रॉप रोटेशन ऑलरेडी देख चुके हैं पुराने वीडियो में। क्रॉप को रोटेट करना, फॉर एग्जाम्पल अभी कॉटन ग्रो किया, उसके बाद पल्स ग्रो करेंगे, उसके बाद राइस ग्रो करेंगे। हम क्रॉप अलग अलग क्रॉप घुमा रहे हैं फील्ड में, रोटेशन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हर क्रॉप अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेता है। राइस अलग न्यूट्रिएंट्स लेगा, पल्स अलग न्यूट्रिएंट लेगा और कॉटन अलग न्यूट्रिएंट्स लेगा सॉइल से। तो आपका जो सॉइल है उसका अगर आप एक ही क्रॉप को कल्टीवेट करोगे तो एक ही न्यूट्रिएंट डिप्लीट होगा, बट अगर आप अलग अलग क्रॉप कल्टीवेट करोगे तो अलग न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होंगे और अलग न्यूट्रिएंट्स आएंगे भी। जैसे पल्स अगर आप ग्रो करते हो तो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में आते भी हैं, तो आप सॉइल की हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो अलग न्यूट्रिएंट्स कंजम्पशन से और अलग न्यूट्रिएंट्स देते हुए। दिस इज योर क्रॉप रोटेशन। इंटर क्रॉपिंग इज बेसिकली आप 2 क्रॉप्स के बीच में तीसरा कोई क्रॉप ऐसे लाइन में ग्रो कर रहे हो। इंटर क्रॉपिंग, एक राइस हो गया, एक कॉटन हो गया, एक राइस हो गया, एक कॉटन हो गया, एक राइस हो गया, एक कॉटन हो गया। तो आप इंटर क्रॉपिंग कर रहे हो, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस इज दी सेम फील्ड में आप अलग अलग रोज प्लांट कर रहे हो अलग अलग क्रॉप्स की और उससे आप कल्टिवेट कर रहे हो। इसके बाद अगर हम देखें तो कवर क्रॉप्स और मल्चिंग, ये वही है कि लैंड के ऊपर आपने रेसिड्यू रख दिया क्रॉप का, स्ट्रॉ लगा दिया, प्लास्टिक लगा दिया, इसको आप क्या कहते हो? मल्च। इससे क्या होता है, आपका जो सॉइल है उसका पानी जो है अंदर अंदर ही रहेगा और हवा में इवेपोरेट नहीं होगा। तो समझो लैंड है, इसके अंदर कुछ पानी है, इसके ऊपर आपने एक प्रोटेक्टिव कवर रख दिया, तो वाटर विल बी रिटेन्ड, इसको कहते हो मल्चिंग। ये क्या प्रोटेक्टिव लेयर हो सकती है? क्रॉप की, रेसिड्यू की, पाउडर की, किसी की भी आपकी लेयर हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज मल्चिंग। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट।
ये वही है इंटीग्रेटेड, यानी दो चीज का मिलाओ। पेस्ट यानी पेस्टिसाइड को कंट्रोल करना, यानी आप बायो पेस्टिसाइड भी यूज करोगे, मतलब प्लांट्स ऐसे यूज करोगे जो कि पेस्ट को रोकेंगे, और आप नेचुरल पेस्टिसाइड्स के साथ साथ आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स भी यूज करोगे। क्या होगा उससे? कम से कम आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स कम यूज होंगे। नीम के झाड़ लगाए जो कुछ पेस्ट को काट लिया, जो कुछ पेस्ट को मार दिया, और उसके कारण आपका जो बाकी सिंथेटिक पेस्टिसाइड है वो कम यूज होगा। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मतलब ऐसे नहीं कि आप सिंथेटिक पेस्टिसाइड को खत्म कर दोगे, नहीं, बट आप ज्यादातर कम करने की उसको कोशिश करोगे क्योंकि आप नेचुरल पेस्टिसाइड्स को यूज कर रहे हैं। तो ये है आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आते हैं इस पे, दैट इज योर, यही सेम चीज इंटीग्रेटेड फार्मिंग में भी है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी क्रॉप्स के साथ फॉरेस्ट लगा दो, क्रॉप्स के साथ एनिमल हस्बेंड्री कर लो, क्रॉप्स के साथ और भी कुछ करो ताकि फार्मिंग इंटीग्रेटेड हो। फार्मिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं कि क्रॉप्स उगाओ, एनिमल हस्बेंड्री भी करो, फॉरेस्ट भी लगाओ, इंटीग्रेटेड तरीके से लगाओ ताकि लैंड अच्छे से यूटिलाइज हो और आपका आउटपुट और प्रोडक्टिविटी बढ़े। इसके बाद और भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखते हैं। लेट्स गो टू कॉन्टूर फार्मिंग। कॉन्टूर फार्मिंग क्या होती है? कॉन्टूर फार्मिंग यानी जो स्लोप होता है, आप स्लोप में अगर आप ऐसे कल्टीवेट करते हैं, यानी स्लोप पे आपने प्लाव करना चालू किया, इस स्लोप को आप ऐसे प्लाव कर रहे हो, तो प्लाविंग द स्लोप लाइक दिस, इसके कारण क्या होगा? आपका ज्यादा सॉइल इरोजन होगा, यू विल हैव सॉइल इरोजन। इसकी जगह पे आप स्लोप में ऐसे कल्टीवेट करें, काउंटूर लाइंस में कल्टीवेट करें, जैसे टेरेस फार्मिंग होती है वैसे ही आप इधर टेरेसेस बना दें और आप स्लोप में ऐसे ऐसे कल्टीवेट कर रहे हैं। इसके कारण क्या होगा? आपका सॉइल इरोजन कम होगा, यू विल हैव लेस ऑफ द सॉइल इरोजन, यू विल हैव लेस ऑफ द सॉइल इरोजन। तो व्हाट इज दिस? दिस इज काउंटूर बर्निंग। क्या होती है? ये लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है। किस पे होती है? स्लोपी और हिली रीजन में होती है, जहाँ पे ऑलरेडी सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम है। क्या करते हैं हम? लाइंस बनाते हैं ऐसे स्टोन्स की, नेचुरल लाइंस बनाते हैं। इसके कारण क्या होता है? वो वाटर कैप्चर हो सकता है, इन लाइंस में वाटर कैप्चर हो सकता है। तो ये लाइन कैप्चर करती है वाटर को और उसको होल्ड करती है और रन ऑफ को बचाएगी। इसके कारण इरोजन भी कम होता है। जब आप ऐसे करोगे, इरोजन कम होगा, पानी भी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, water will be absorbed more, erosion will be less, you will have more of percolation, you will have less of surface runoff, पानी भी अंदर तक जाएगा और surface runoff कम होगा। तो ये क्या है? काउंटूर बंडिंग। हम क्या देख रहे थे? we were looking at the sustainable agriculture practices like काउंटूर बंडिंग, like agroforestry, वर्मी कंपोस्टिंग, वर्म्स को यूज करते हैं और कंपोस्ट करते हैं। आपकी इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यू हैव प्रेसिशन एग्रीकल्चर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है आपकी वाटरशेड मैनेजमेंट। बेसिकली वाटरशेड मैनेजमेंट बोलता क्या है? वाटरशेड जनरली आपने ये टर्म सुना होगा, इसको आपकी एनसीईआरटी में वाटर डिवाइड भी बोलते हैं, बट ये एक्चुअली बहुत बड़ा प्लानिंग कंसेप्ट है। इट इज नॉट एज सिंपल कि वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड यानी जो हिमालयस, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, सॉरी, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहां पे एक तरफ दूसरी रिवर्स हैं, दूसरी तरफ दूसरी रिवर्स हैं, यानी ये डिवाइड कर दिया रिवर बेसिन 1 को रिवर बेसिन 2 के साथ, ये हो गया वाटर डिवाइड। अब लोग कहते हैं ये वाटर डिवाइड ही वाटरशेड है, बट इतना सिंपल नहीं है। वाटरशेड मैनेजमेंट बेसिकली हम प्लानिंग में यूज करते हैं। जब वाटरशेड की बात करते हो तो वाटरशेड क्या होता है? ये बोलता है कि जो ऊपर सॉइल की प्रॉब्लम्स है, स्लोप की प्रॉब्लम्स है, जो हिली रीजन की प्रॉब्लम्स है और प्लेन रीजन की जो प्रॉब्लम्स है वो इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी नॉर्दर्न प्लेन में जो सॉइल आ रही है वो आपके हिमालयस की सॉइल से अलग, बहुत अलग होगी और हिमालयस के प्रॉब्लम नॉर्दर्न प्लेन के प्रॉब्लम को नहीं इफेक्ट करेंगे। अगर हिमालयस में समझो ज्यादा मेल्टिंग हो गई, हिमालयस में ज्यादा इरोजन हो गया, तो ऑब्वियसली नॉर्थ प्लेन की सॉइल पे फर्क पड़ेगा। यही वाटरशेड कंसेप्ट है। वो कहते हैं कि सारे प्रॉब्लम्स इंटीग्रेटेड हैं, लैंड के, हिली लैंड के और नॉर्दर्न प्लेन के, वाटर के, ग्राउंड पोल्यूशन के, सारे प्रॉब्लम्स इंटीग्रेटेड है। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको साइमल्टेनियसली सारी चीजों को देखनी पड़ेगी। यानी आप वो बोलते हैं कि आपको वो लैंड यूज करना चाहिए जो सिर्फ सॉइल का ध्यान नहीं रखे, वाटर मैनेजमेंट का भी ध्यान रखे, वाटर के साथ साथ जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सब का ध्यान रखें और लैंड एंड वाटर प्रॉब्लम को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डील करना है। तो ये जो नेचुरल प्रॉब्लम है, फॉरेस्ट की, लैंड की, वाटर की, ये सब इंटीग्रेटेड है।
तो आपको सबको साथ में लेके चलना है। तो ये क्या कहते हैं कि आपने ना नेचर के जैसे काम करना चाहिए। जब पूरे नेचर को प्रोटेक्ट करना है, आप नहीं समझ सकते कि किसका इम्पैक्ट किस पे क्या पड़ेगा, तो आपको सबको साथ में लेके चलना होगा और सारे नेचर ऐसे सोल्यूशन देने होंगे जो नेचर के ऊपर हो। तो यहाँ पे आप ग्रो कर दो ट्रीज, यहाँ पे आप ग्रो कर दो, इफ यू ग्रो ट्रीज, अगर आपने स्लोप पे ट्रीज लगा दी तो क्या होगा, यहाँ ज्यादा पानी अंदर जाएगा, यहाँ ज्यादा पानी अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, वाटर और ज्यादा ऊपर उठेगा रिवर में। अगर यहाँ पे आपने ट्रीज लगा दी तो यहाँ पे कम इरोजन होगा, अगर आपने यहाँ ट्रीज लगा दी यहाँ कम इरोजन होगा, तो यहाँ पे कम सिल्टेशन होगा, रिवर में कम सिल्टेशन होगा, रिवर में कम मिट्टी जाएगी तो रिवर कम फ्लडिंग करेगी। तो ये बोलते हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट का एक सिंपल रूल है, आप नेचर बेस्ड सोल्यूशन देंगे। नेचर बेस्ड सोल्यूशन यानी आप कोई इंजीनियरिंग सोल्यूशन ना दें कि आप डैम लगा दो, बड़े बड़े डैम लगा दो, छोटे छोटे डैम चलते हैं, पर आप रिवर को शिफ्ट कर दो, इंटरलिंक कर दो रिवर को, इंजीनियरिंग सोल्यूशन पे ध्यान नहीं है। वाटरशेड मैनेजमेंट बोलता है कि सारी एक साथ मैनेज होती है, लैंड, सॉइल, वाटर, इसलिए आपको नेचर के जैसे सोल्यूशन देने चाहिए, बहुत हैवी इंजीनियरिंग सोल्यूशंस ना दो। तो फॉरेस्ट करें, फॉरेस्ट लगाएं, छोटे छोटे चेक डैम्स लगाएं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करें, आप ऐसा एग्रीकल्चर करें जो कि उसकी नेचुरल कैपेसिटी को रिस्पेक्ट करता है, दैट इज योर वाटरशेड मैनेजमेंट। तो आप बहुत ही नेचर बेस्ड सोल्यूशन देंगे, हेवी इंजीनियरिंग सोल्यूशंस नहीं देंगे। इसका एक सिंपल एग्जांपल रहा है हिवारे बाजार। ये देखो पूरा जो नेचर है, जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें आपके एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस रखी हैं। सिर्फ कॉन्क्रीट जंगल नहीं है, आपकी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस रखी हुई है। क्या होता है वाटरशेड में, यू टॉक अबाउट फॉरेस्ट्री, you talk about small dams, not big dams, you talk about forestry, you talk about small dams, you talk about less soil erosion, आप करते हो कि एग्रीकल्चर क्लाइमेट के हिसाब से हो, ठीक है, दिस इज व्हाट यू से फॉर दी वाटरशेड। आप हैवी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के अगेंस्ट है। अगर हम इसके आगे बात करें, एक और, तो अभी तक हमने 4 से 5 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देख ली। हमने एग्रो फॉरेस्ट्री देखा, काउंटर बंडिंग देखा, ऑर्गेनिक फार्मिंग देखा, वाटरशेड मैनेजमेंट देखा, integrated pest management, integrated agricultural management. You also understood about the mulching. ये सब हमने देखा। इन सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, लोकल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट है, दैट इज योर ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट। सो इफ आई लुक एट द ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट, ये है क्या? जैसे आपके इतने सारे हेरिटेज साइट्स होते हैं, आपके पास कुछ नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, कुछ कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, ये हमारे हेरिटेज साइट्स हैं, वैसे ही हमारे ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट्स होते हैं जो कि लोकल फार्मिंग को, लोकल प्रैक्टिसेस को अप्रिशिएट करते हैं। यानी आपकी कोई लोकल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, उसको हमें अप्रिशिएट करना है, उसको हमको हेरिटेज का सिग्निफिकेंस देना है, इसको आप बोलोगे ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट। आपको अप्रिशिएट करना है नेचर की प्रैक्टिसेस को, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को। व्हाट इज GIHS? दिस इज गिवन बाय FAO। ये ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है, यानी ये एक एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम को आप ग्लोबली इंपॉर्टेंट होने की पदवी देते हैं। एक एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है कि वो ग्लोब के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड एज द ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, राइट। ये कौन देता है? ये स्टेटस FAO देता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस साल? क्योंकि ये 20th एनिवर्सरी है इस GIHS कंसेप्ट की। तो ये GIHS कंसेप्ट है क्या? कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये लोकल प्रैक्टिसेस, ये इतनी इंपॉर्टेंट लोकल प्रैक्टिसेस हैं कि ये पूरे लेसन, ये पूरे वर्ल्ड को एक लेसन दे सकते हैं। तो इसको अप्रिशिएट करना चाहते हो, नेचर फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को, लोकल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को, और उसके नॉलेज को डॉक्यूमेंट करना चाहते हो। क्या करोगे? नॉलेज को डॉक्यूमेंट करोगे, उसको कंजर्व करोगे, उसको अप्रिशिएट करोगे, उसको नॉलेज को आप वर्ल्ड के लेवल पे लेके जाओगे, ग्लोबल स्केल पे लेके जाओगे, ताकि फूड सिक्योरिटी प्रमोट हो, ठीक है। और ये सब को आप
इंसेंटिवाइज करेंगे। कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे? इको लेबलिंग से, इको टूरिज्म से। तो ये इंपॉर्टेंट, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है कि ये कोई भी साइट, एक कुछ साइट्स होती हैं जिसको आप डिटेक्ट करते हैं, जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आप कौन सी कंसिडरेशन से प्रोटेक्ट करते हैं या कौन सी कंसिडरेशन से सिलेक्ट करते हैं? लोकल फूड सिक्योरिटी अपहोल्ड हो रही है कि नहीं, एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी अपहोल्ड हो रही है कि नहीं, कि आपके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कि आपका सैफरन कल्टीवेशन, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, वो अच्छे से हैं कि नहीं है, फूड सिक्योरिटी हमारी प्रोटेक्ट होगी कि नहीं, इनका मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, कैसे ये अपना नॉलेज को स्टोर करते हैं, इन सब कंसिडरेशन पे आप कुछ लोकल रीजन को आइडेंटिफाई करते हो और उसको इतना इंपॉर्टेंट कहते हो कि ये पूरे वर्ल्ड को एक लेसन देंगे। इसको आप कहते हो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट। तो ये भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। ये इंडिया में भी कुछ साइट्स हैं, कुछ FAO ने 3 मेजर साइट्स हैं जो डिटेक्ट किए हैं ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट, जैसे कि कोरापुट इन ओडिशा। ये बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के पैडी, मिलेट, पल्सेस, ऑयल सीड्स कल्टीवेट किए जाते हैं। तो पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स यहाँ पे कोरापुट में कल्टीवेट किए जाते हैं। तो वन साइट दैट हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम इंडिया इज कोरापुट। सेकेंड इंपॉर्टेंट साइट दैट हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम इंडिया इज कुटनाड बिलो सी लेवल राइस कल्टीवेशन। ये सिर्फ इंडिया में ही है, वर्ल्ड में ये केरला में होता है। दिस इज योर कुटनाड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये सी लेवल के बिलो आप राइस को कल्टीवेट करते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट साइट जो इंडिया से सिलेक्ट किया है वो है सैफ्रॉन कल्टीवेशन, जो कि पैम्पौर रीजन में होता है, कश्मीर रीजन में होता है। So saffron cultivation of Pampor has been selected as one of them. तो क्या देख रहे थे हम देख रहे थे कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कौन सी हैं। उसमें से हमने एक ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम देखा है जो FAO रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें इंडिया में भी 3 साइट्स हैं। तो हमने कई सारे आपकी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस देखी हैं, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखी है। इसके बाद आप एक काम करें, you please try to attempt this question. This is 2013. Contour bunding is a method for conservation that is used in. ये contour bunding कहाँ यूज होता है? डेजर्ट मार्जिन्स पे, लो फ्लैट प्लेन्स पे, स्क्रब लैंड पे जहाँ पे वीट ग्रोथ होती है, या नन ऑफ दी अबव। इसका आंसर, काउंटूर बंडिंग का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पे बताएंगे कि काउंटूर बंडिंग का क्या आंसर है। हमने देखा कि कौन से रीजन में होता है और क्या करता है। इसके आगे एक और क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट पे। क्वेश्चन है कि क्या बेनिफिट होंगे अगर हम इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाएंगे? क्या सॉइल रन ऑफ कम होगा? क्या हम रिवर को लिंक करना चाहते हैं, सीजनल रिवर और पेरिनियल रिवर को इंटरलिंक करना चाहते हैं? क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज करेंगे ग्राउंड वाटर टेबल? क्या रीजनरेशन करेंगे नेशनल वेजिटेशन? हमेशा याद रखें, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट नेचर की बात करेगा, इन हेवी इंजीनियरिंग सोल्यूशन की बात नहीं करेगा। तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है आप हमें ये बताएंगे। ये भी क्वेश्चन है 2016 वाला, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम पे FAO ने स्टेटस दिया है। इस ओवरऑल इस गोल का क्या इनिशिएटिव है? क्या हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं लोगों को ताकि उनकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्हांस हो? क्या हम सेफगार्ड करना चाहते हैं उनकी प्रैक्टिसेस? क्या हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस देना चाहते हैं प्रैक्टिसेस? तो इसका आंसर भी आप हमें कमेंट में बताएंगे, GIHS का, काउंटूर बंडिंग का और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट का। ये 3 क्वेश्चन हैं जिसके आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। तो ये हमने देखा दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, नेचुरल फार्मिंग, द सिस्टम ऑफ प्राइस इंटेंसिफिकेशन, प्रिसिशन फार्मिंग, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। हमने काउंटूर बंडिंग भी देख लिया और हमने ये वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी देख ली। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे फॉर एग्रीकल्चर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the previous year questions. Do not skip those sessions. They are very important sessions. So stay tuned. Bye bye. Take care.